हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 2 की तरफ चलेंगे, यानी हम लोग आज वेक्टर और स्केलर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बात बोलना चाहता हूँ कि सभी बच्चों को किताबें पढ़नी चाहिए, है ना। बुक रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट। कोई भी अब टीचर्स पढ़ाते हो, उनके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए? कुछ टेक्स्ट बुक होने चाहिए, टेक्स्ट बुक के साथ कुछ हेल्पिंग बुक होना चाहिए। तो ये किताबें क्या करती है, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देती है। ठीक है, टीचर्स उनको क्लियर करते हैं, बट बुक रीडिंग इज वेरी गुड हैबिट। ये हमेशा बने रहने से आपके नॉलेज को इनहांस करता है। तो अब बात है कि कौन सी बुक हमें पढ़ना चाहिए। तो कुछ बुक जो है हमारे टेक्स्ट बुक, जैसे एनसीईआरटी की किताबें, एनसीईआरटी की किताबें जो टेक्स्ट बुक है हमारी, वो तो होना ही चाहिए हमारे पास में। कुछ और साइड बुक होना चाहिए, हेल्पिंग बुक। जैसे मैं रेफर करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो कि H.C. वर्मा सर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इंटरनेशनल बुक पढ़ना चाहते हो तो रेसनिक एंड हेलीडे, रेसनिक एंड हेलीडे की बुक आती है, उसको पढ़िए। इसे क्या बोला जाता है? तो फिजिक्स का ग्रंथ बोला जाता है ना, बाइबल ऑफ फिजिक्स। तो ये अगर ये किताबें आपके पास होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आपको ये किताबें चाहिए, ठीक है, तो मैं इनका लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे, हमारे वेक्टर और स्केलर। तो मैं सत्येंद्र कुमार, आप लोगों को मैं अपने चैनल एजुकेशन इंजन पर वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो चैप्टर 2 में देखेंगे वेक्टर और स्केलर। तो बात यह है कि वेक्टर और स्केलर, कि वेक्टर है क्या और क्यों, वेक्टर का जरूरत क्यों पड़ा, है ना। क्या बेसिक नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर एक्चुअली देखा जाए तो वेक्टर कुछ नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। तो अभी तक हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। वन ऑफ देम इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड अदर वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो वहां तक तो हमने समझा कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्या है, तो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि हम लोग किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रेफरेंस के बिना हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। जबकि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही निकल के आता है। तो अब बात है कि क्यों वेक्टर और स्केलर हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, यानी वेक्टर और स्केलर क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटीज का फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्या जरूरत पड़ा कि फिर से फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया जाए, है ना, एक सोचने वाली बात है। तो जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की ऑपरेशन करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, घटाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, तो देखा जाता है कि वो सिंपल अर्थमेटिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जो सिंपल अर्थमेटिक यानी अलजेब्रिक रूल को फॉलो नहीं करते, यानी सिंपली वो एडिशन नहीं हो सकता है, सिंपल वो घट नहीं यानी कि सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है और डिवाइड नहीं हो पाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर मान लो कि हमारे पास 2 फोर्सेज लग रहे हैं इस डायरेक्शन में। एक फोर्स है F1, मान लिया जाए कि 15 न्यूटन है, और F2 एक फोर्स है जो 20 न्यूटन है, 10 न्यूटन मान लिया। अब किसी बच्चे से पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ ये ब्लॉक F1 की तरफ जाएगा या F2 की तरफ जाएगा, तो क्या बोलेगा कि F1 बड़ा है F2 से, तो सर ये F1 की तरफ जाएगा, है ना। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है तो ना ही F1 की तरफ जाता है ना F2 की तरफ जाता है। अगर पूछा जाए कि इस समय इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो कोई इसको बोल सकता है 10 + 15, यानी कि F नेट क्या होगा, F1 + F2। अगर सिंपल अलजेब्राइक रूल से इसको जोड़े, अर्थमेटिक रूल से जोड़े, तो 10 + 15 न्यूटन यानी कि 25 न्यूटन होना चाहिए। लेकिन ये 25 न्यूटन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो ये 15 और 10 25 नहीं होता है। तो क्या रीजन है कि 15
और 10-25 न्यूटन नहीं लग रहा है ना, कुछ अलग आ रहा है। तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी जो कि सिंपल अर्थमेटिक रूल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ना फॉलो करे तो फर्दर हमको क्या होता है, तो ऑपरेशंस में एरर आना शुरू हो जाता है। तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज को फिर से क्लासिफाई किया गया है। किसमें, तो वेक्टर और स्केलर में। तो बात है कि वेक्टर किसे बोलेंगे और स्केलर किसे बोलेंगे। तो चलते इसके डेफिनेशन पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि वेक्टर किसे बोलेंगे और स्केलर किसे बोलेंगे। तो बोला जाता है वेक्टर किन फिजिकल क्वांटिटीज को बोला जाएगा, वेक्टर। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसके साथ साथ वो एक स्पेशल रूल से जोड़ा या घटाया जाए, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। यानी ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are having magnitude as well as direction and they follow an special law of vector addition। तो उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलेंगे वेक्टर है, ठीक है। यानी कि वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो जिसमें मैग्नीट्यूड हो, यानी परिमाण, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं उसमें दो चीजें आती है। पहला उसका मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा उसका यूनिट, है ना। तो इसके साथ साथ उस फिजिकल क्वांटिटीज में क्या होना चाहिए, तो डायरेक्शन भी होना चाहिए, है ना। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक्ट करता हो, साथ ही साथ अब एक स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, है ना। जब ये तीनों क्राइटेरिया अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी फुलफिल करता है तो वो वेक्टर के अंतर्गत आएगा, यानी वेक्टर के अंदर आएगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर कौन कौन वेक्टर के वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो जैसे देखते हैं तो फोर्स हो गया, फिर क्या हो गया, तो वेलोसिटी हो गया, या डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एक्सेट्रा। ये सारा क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। इन सब में क्या है, तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के साथ साथ ये एक स्पेशल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये सारा क्वांटिटीज क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाता है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि वेक्टर किसे बोलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के साथ साथ एक स्पेशल रूल ऑफ एडिशन, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, वो सारा क्वांटिटीज क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब स्केलर क्या कहलाएगा, तो जब इनको छोड़ के जितना भी क्वांटिटीज होगा वो सारा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्या होगा, तो वैसी फिजिकल क्वांटिटीज जो क्या है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ना ही उसमें डायरेक्शन हो, ना ही वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो। तो ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, है ना, एंड does not follow law of vector addition,
यानी वेक्टर के लॉ से ना जोड़ा जाए और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, उस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हो जाएगा, तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, एनर्जी एक्सेट्रा जो है, वर्क, ये सारा क्या है, तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज है। क्योंकि इसमें सिर्फ मास में क्या है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ना ही इसमें डायरेक्शन है और ना ही ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो इसलिए ये सारा क्वांटिटी, इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया कि वेक्टर और स्केलर बोलते हैं, किसे बोलते हैं, किन फिजिकल क्वांटिटीज को बोलेंगे। साथ ही साथ ये भी समझ में आता है कि क्यों वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में फर्दर फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासीफाई किया गया है, ताकि जब हम लोग, क्योंकि उन फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटीज को जब जोड़ते हैं सिंपल लॉ ऑफ एडिशन से, यानी अरिथमेटिक रूल ऑफ एडिशन से, तो वो सिंपल लॉ ऑफ अरिथमेटिक को नहीं फॉलो करता है, जिसकी वजह से पूरा कैलकुलेशन हमारा गलत हो जाता है। यानी एग्जैक्ट हम लोग सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पाते, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए ये क्या होता है, तो हम इनको फर्दर वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब समझ में आया कि नीड क्या है, वेक्टर का नीड क्या है, क्यों इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। कि एक्चुअली ये कुछ नहीं है, अगर ऐसे समझा जाए तो ये क्या है, वेक्टर स्केलर क्या है, तो फिजिक्स का एक मैथमेटिक्स है ना, फिजिक्स में यूज होने वाला मैथमेटिक्स है। और ये सबसे बेसिक रूल है। अगर ये रूल ना हम लोग अच्छे तरह से इसको ना समझे, तो आगे आने वाले फिजिक्स में हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो इसे बोल सकते हैं कि ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए इसको और अच्छा से समझते हैं। तो समझ में आ गया हमें कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है। अब बात करेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्योंकि ये यूनिक फिजिकल क्वांटिटीज में क्या अंतर्गत आ रहा है। नोटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं हम इसे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर का नोटेशन, हम लोग वेक्टर को अक्सर बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए, बी, सी या वेक्टर डी हो सकता है। तो हम लोग हमेशा इसको बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर एक एरो लगाते हैं। ये एरो क्या बताता है, ये एरो हमें डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में, यानी ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड, अगर बात करें मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड को सिंपली हम लोग मॉड ए या सिंपल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का बात किया जाए तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड या तो मॉड बी होगा या बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो एरो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम किसी वेक्टर को एक बोल्ड लेटर से, बोल्ड कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके ऊपर एक एरो का निशान लगाएंगे, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी ए है, जिसका मैग्नीट्यूड ए हो गया और डायरेक्शन स्पेसिफिक है, दिया जाएगा हमें, ठीक है। इस तरह से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम बोलते हैं, इसको नोटेशन बोलते हैं, वेक्टर का नोटेशन। अब है कि इसको एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा
तो हम जैसे मान लिया जाए कि हमें एक फोर्स दिया गया है, F का वैल्यू है 10 न्यूटन, और ये सपोज इट एक्ट 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो हमने एक्स और वाई एक्सिस ले लिया। अब चूंकि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, तो ये हमने एक एरो खींचा, ठीक है, उस पर एक एरो हेड लगाया। अब ये हमारे स्केल पर डिपेंड करता है कि कितना लंबाई होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक यूनिट बराबर 2 न्यूटन मान लेते हैं, 2 न्यूटन। तो 10 न्यूटन बराबर कितना होगा? तो 5 यूनिट, 5 यूनिट इक्वल टू 10 न्यूटन के बराबर होगा। यानी हम किसी वेक्टर को एक एरो से दिखाएंगे, जो एरो का जो लेंथ होगा वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और जो एरो का डायरेक्शन होगा, हेड का जो डायरेक्शन होगा, वो हमें डायरेक्शन बताएगा। तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये जो फोर्स F है वो 10 न्यूटन का है, और डायरेक्शन क्या है? तो 30 डिग्री है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री है। तो इस तरह से हम किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम इसके लेंथ, हम एक स्केल लेंगे अपने कन्वीनियंस के अनुसार। जैसे हमने 1 यूनिट बराबर 2 न्यूटन लिया, तो 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 5 यूनिट का लेंथ ड्रॉ करना पड़ेगा, और उस लेंथ के जिधर डायरेक्ट हो रहा है उस तरफ में हम उसके हेड पर एक क्या करेंगे? हेड का एरो बनाएंगे, ठीक है। और कितना डिग्री, जो डायरेक्शन बोला है 30 डिग्री, तो हम 30 डिग्री से रोटेट हो जाएंगे और एक एरो बनाएंगे 5 यूनिट लेंथ का, जो रिप्रेजेंट करेगा इसके मैग्नीट्यूड को, यानी 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो एंगल बता रहा है ये थीटा, ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से हम किसी वेक्टर को क्या कर सकते हैं? तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका यूज हम लोग करेंगे कहाँ? जब हम लोग वेक्टर का एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, तो उस जगह पे हमें वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई बोले कि चलो दिखाओ फोर्स F बराबर 10 न्यूटन, और जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा जो है वो बना रहा है 120 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या होगा? तो फिर से अगर हम मान ले, अगर 5 यूनिट बराबर मान ले, 5 यूनिट लेंथ जो होगा वो मान लेते हैं हम लोग, सॉरी 1 यूनिट लेंथ मान लेते हैं 5 न्यूटन के बराबर, ठीक है। एक स्केल लेते हैं हम लोग, 1 यूनिट बराबर 5 न्यूटन के बराबर। तो 10 न्यूटन के लिए कितना यूनिट लेना पड़ेगा? 2 यूनिट लेंथ लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि 10 न्यूटन के बराबर होगा। तो हम यहाँ से ये 90 डिग्री हो गया, 30 डिग्री और इधर चलेंगे, अब 2 न्यूटन 2 यूनिट लेंथ खींच देंगे हम लोग। तो यहाँ से जो 180 डिग्री एंगल होगा, 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 120 डिग्री रोटेट करेंगे, और यहाँ से 2 यूनिट लेंथ हम लोग खींचेंगे। ये क्या करेगा? तो मान लो कि ये F2 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वेक्टर हो जाएगा F2। ये मान लेते हैं वेक्टर F1 है, तो ये वेक्टर F1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से कोई भी अगर एरो खींचा गया है, तो एरो का लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसके मैग्नीट्यूड का, है ना। लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा? लेंथ ऑफ एरो विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, एंड जो एंगल थीटा है वो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक वेक्टर में क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड होता है उसका, और उसका डायरेक्शन होता है। तो ये लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और जो एंगल थीटा है उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से हम किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि 2 वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर? तो इसको बहुत आराम से समझते हैं, बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत बच्चों को एंगल निकालना नहीं आता है। तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, ये क्या होता है? 2 वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकाला जाएगा? तो ये बोला जाता है कि 2 वेक्टर के बीच का एंगल कैसे डिफाइन होगा? तो बोलता है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए वेक्टर ए है ये, और कोई वेक्टर बी हमें ये दिया गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? तो इन दोनों वेक्टर को क्या करो, तो समहाउ उठा के
बिना इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिस्टर्ब किए हुए इसके टेल को इस वेक्टर के टेल से मैच करेंगे। तो क्या करेंगे, हम ऐसे पैरेलली ऐसे मूव करेंगे, फिर लाके इसको इस तरह से बिठा देंगे। ठीक है, हमने इधर बिठा दिया। अब देखेंगे ये जो एंगल होगा सबसे छोटा एंगल, यहाँ दो एंगल बनेगा, एक स्मॉलेस्ट एंगल यानी 90 डिग्री से छोटा और एक ही बड़ा एंगल होगा। ये थीटा हो सकता है 0 से 180 डिग्री हो सकता है, जरूरी नहीं कि 90 से छोटा हो। तो ये थीटा हमेशा 0 से 180 के बीच में होगा और हमें छोटा एंगल लेना है, स्मॉलेस्ट एंगल लेना है इन दोनों के बीच में। थीटा स्मॉलेस्ट होना चाहिए यानी 180 से छोटा, ये 180 के बराबर हो सकता है, 180 से छोटा नहीं होना, 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो थीटा ऑलवेज लाई 0 डिग्री टू 180 डिग्री। 180 डिग्री भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है। तो थीटा हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में, 0 यानी क्लोज इंटरवल में रहेगा, यानी 0 टू 180 डिग्री। ये हो गया। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, तो दोनों की टेल, इसको बोलते हैं टेल बोलते हैं, ये जो रियर एंड को बोलते हैं टेल और अपर वाले एंड को बोलते हैं हेड। तो ये हेड हो गया, ये हेड हो गया और ये हमारा जो टेल हो गया। तो बोलता है कि दो वेक्टर का आइदर दोनों का टेल कोइंसाइड करे या दोनों का हेड कोइंसाइड करे और उन दोनों के बीच में सबसे छोटा एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, तो उनके बीच का एंगल होगा, है ना। तो यहाँ पर थीटा जो भी एंगल होगा ये इसका एंगल होगा, है ना। ये बड़ा वाला एंगल हम लोग नहीं लेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल लेंगे। स्मॉलेस्ट एंगल मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच का एंगल। ठीक है, अगर मान लो कि कोई वेक्टर ऐसा रहे और कोई वेक्टर ऐसा है, ठीक है, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, तो ये वाला एंगल होगा। मान लो वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, मान लीजिए 150 डिग्री है। ठीक है, तो यह थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 150 डिग्री होगा। यानी या तो दोनों वेक्टर का हेड एक साथ मैच करे, कोइंसाइड करे, या दोनों का टेल कोइंसाइड करे। अगर नहीं कर रहा है तो क्या करना है हमें, तो उनको जस्ट क्या करना है, पैरेलली डिस्प्लेस करके इसके पास लेके आना है, यानी इसके टेल के पास कोइंसाइड करना है। पैरेलल ले जाने से क्या होगा, वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा और लेंथ कभी चेंज होने वाला तो है नहीं, तो मैग्नीट्यूड चेंज भी नहीं हो रहा है। हमें बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो पैरेलल जब भी डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होता है, वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो जैसे पैरेलल यहाँ से उठा के लाए, फिर इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर जाके बिठा देंगे। तो इनका टेल, इन दोनों वेक्टर का टेल क्या हो गया, मैच कर गया, कोइंसाइड कर गया। अब देखेंगे उसके बीच का कितना एंगल है, वही उस वेक्टर का एंगल कहलाएगा। तो इस तरह से दो वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइन किया जाता है। आइदर दोनों का टेल कोइंसाइड करे या आइदर दोनों का हेड कोइंसाइड करे, और उन दोनों के बीच का सबसे स्मॉलेस्ट एंगल क्या कहलाएगा, तो उनके बीच का वेक्टर के दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका, है ना, निकालना सीखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिए हम लोग देखते हैं। इसमें वेक्टर बताना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या एंगल है। तो पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल क्या होगा, तो देखो ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों का जो टेल है वो एक पॉइंट पर कोइंसाइड हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, इसके बीच का एंगल थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, सही है। पहले डेफिनेशन के अनुसार कि दोनों वेक्टर का टेल क्या होना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। यहाँ पर देखो टेल दोनों का कोइंसाइड है ना। कितना एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पर वेक्टर ए है इधर और वेक्टर बी है। देखा जाए, देखो तो वेक्टर ए का जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड के साथ कोइंसाइड हो रहा है, जबकि हमें क्या करना है, दोनों वेक्टर के या तो टेल कोइंसाइड करे या दोनों हेड करे। अगर टेल कोइंसाइड करने का कोशिश करें तो अगर इस वेक्टर को आगे की तरफ डिस्प्लेस करें इधर, तो ये जो एंगल होगा वही इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो ये एंगल कितना होगा, 180। ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कितना बनाता है एंगल, तो 180 डिग्री। 180 डिग्री में 145 हटा दे तो कितना बचेगा, तो 35 डिग्री। तो वेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पर 35 डिग्री यानी 35 डिग्री हो जाएगा। अगर दोनों का हेड मैच कराते हैं तो इस वाले वेक्टर को पीछे की तरफ लेके आते हैं हम लोग। अब देखेंगे कि ये वाला जो एंगल होगा यही इन दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो ये क्या हो गया, ये 45 हो गया, 145, तो कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। इन बोथ केसेस हम क्या पाते हैं कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो 35 डिग्री। या तो हम उनके टेल को कोइंसाइड करें या उसके हेड को कोइंसाइड करें, दोनों केस में क्या आता है, तो थीटा का वैल्यू हमें 35 डिग्री मिलता है।
तो इस तरह से पता चल गया कि हम लोग किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। क्या करना है, तो दोनों के वेक्टर के या तो हेड के बीच में या तो दोनों के टेल के बीच का एंगल देखना है, वही एंगल उन दोनों के बीच का एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग आज यहीं तक खत्म करते हैं, क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर देखेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूं, और प्यारे बच्चों प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेट होते रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।